Hello, am I audible? Hello. Yeah. Sure. अपना का लास्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था, यस? Now we will start. That is a wave mechanics model of atom. चलो. तो उसके बाद तुम्हारे पास जो बोर मॉडल था वो तो थ्योरी गलत था, ठीक है? देन जो नया थ्योरी आया दैट इज द वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पे ही बेस्ड था, बट ये तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर पे भी बेस्ड था. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? There is one scientist, Schrödinger, उसने डेवलप की थी ये थ्योरी. First point, this theory is based on both particle and the wave nature of the electrons. दोनों थ्योरी पे क्या रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? This model describes the electron as a three-dimensional wave. इलेक्ट्रॉन इज द नॉट 2D. 2D के अंदर कुछ भी नहीं है, वो क्या है? थ्री डायमेंशनल क्या है? वेव की तरह इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है. उसने एक इक्वेशन दिया दैट इज कॉल्ड द श्रोडिंगर इक्वेशन. उस इक्वेशन को उसने हाइड्रोजन पे अप्लाई किया एंड प्रेडिक्टेड मेनी ऑफ इट्स रिजल्ट्स विथ हाई एक्यूरेसी. ठीक है? तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं. उसने एक चीज ये भी फाइंड आउट किया कि तुम सिर्फ है इलेक्ट्रॉन की सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो, तुम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. जो हाइजेनबर्ग ने स्टेटमेंट दिया उसको उसने और क्लेरिफाई किया एंड एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि तुम कभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. कि मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रेडियस पे हो सकता है, एग्जैक्ट कहाँ पे होगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. ठीक है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? प्रोबेबिलिटी सबको पता है ना? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? यस. क्या प्रोबेबिलिटी का सबको आइडिया है? ओके फाइन. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? इट कैन बी फ्रॉम 0 to 1. अगर लेट से ऐसे समझ लो, अगर तुम डाइस है जिसमें 1 to लेके 6 तक नंबर है, तो अगर सपोज मैं तुमसे पूछूं कि यार उसमें 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाइस है 1 to 6, उसमें 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. कैसे 6 नंबर है, उसमें से एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. या फिर अगर तुम कॉइन को टॉस कर रहे हो, एक फेयर कॉइन है उसको टॉस कर रहे हो, तो उसमें एक हेड होगा एक टेल होगा, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ. टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ. वैसे अगर डाइस के अंदर है, अगर मैंने बोला कि 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यू विल 6 1/6. अगर सपोज मैंने डाइस को रोल किया एंड आई वुड से कि 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. 1 to 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 to 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1. तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है. इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो उसने यही स्टेटमेंट दिया, तुम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा. दैट्स इट. मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर होगा, नॉट डिटरमाइन. ठीक है? ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ पे? चलो. देन उसने एक वेव मैकेनिक्स मॉडल दिया. इस इक्वेशन का कुछ भी यूज नहीं है अपने पूरे सिलेबस के अंदर. अपन थोड़ा डिफरेंट वे से इसको समझने का ट्राई करेंगे. उसने क्या किया, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. साई क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड. जो इलेक्ट्रॉन जिस वेव में ट्रेवल कर रहा है ना, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो साई देगा.
साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इसका मीनिंग क्या है? क्या सब लोगों ने dy by dx देखा है? dy by dx, ठीक है, आई होप तुम सब लोगों ने देख के रखा होगा, dy by dx देखा होगा। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या सब लोगों ने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी देखा है? डेरिवेटिव, यस, डिफरेंशिएशन बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो, यस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यस। ये क्या होगा तुम्हारे पास? सेकंड डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड डेरिवेटिव। वैसे तुम क्यूब भी लिख सकते हो, क्यूब का मतलब इट इज द डी स्क्वायर वाई, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द डी ऑफ डी एक्स, मतलब जो भी dy by dx है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन या उसका फर्दर डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, नो? राइट नाउ y इज ओनली द फंक्शन ऑफ x। y क्या है? सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन ही है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डेरिवेटिव। बट अगर सपोज y कभी भी फंक्शन x का भी हो, सॉरी x का भी हो एंड z का भी हो, तो उसके लिए जनरली अपन जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके लिए डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई डेल जेड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मीनिंग समझना है तुमको, तुमको पार्शियल डेरिवेशन किसी का, पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव किसी का करना नहीं है। मैं जस्ट वो सिंबल लिख के रखा, उसका मीनिंग समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, एक ये इक्वेशन दिया, ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। साई क्या है? जो भी वो इलेक्ट्रॉन का वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, E क्या है? टोटल एनर्जी, V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। डेल स्क्वायर साई क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास? ये it is a partial differentiation of psi with respect to x। second, partial differentiation of psi with respect to y। तुमको एग्जाम में कभी भी श्रोडिंगर इक्वेशंस पूछेंगे नहीं, बट इसका मैं एक डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। यस, यू कैन सिंपली से दैट वेदांत, यस, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को कह रहा है सिंपली रिटन एज काइनेटिक एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो तुम। अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या तुमको इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना आता है क्या? इंटीग्रेशन सॉल्व सर ने मतलब फिजिक्स में अभी तक नहीं सीखा है ना तुमने? चलो, अगर सब डिफरेंशिएशन तो सीखा है यार अपन लोगों ने, यस, डिफरेंशिएशन तो सीखा है ना। चलो, तो अगर सपोज मैंने तुमको कभी भी ऐसे बोला तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बच्चे रुचि जीरो कहां से होगा यार, एक्स स्क्वायर भी तो है, सी का जीरो होगा, प्लस में है सी। रुचि फिर से गलत बोल रहा है। अरे, क्या तुम सब लोगों को इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या? ठीक, क्या तुम सब लोगों को इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या? y इज इक्वल टू सी, इसका डिफरेंशिएशन आता है? सी कांस्टेंट है, क्या होगा बताओ? सी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आएगा? क्या फिजिक्स में पढ़ चुके हो क्या ये? दो लोग ही आंसर कर रहे हैं, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है अभी तक ये? जैसे बोलो ना, मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछा कि डिफरेंशिएशन हो गया तो तुम बोल रहे थे यस हो गया सर। तो वेक्टर ही चल रहा है अभी तक? अरे,
चलो नहीं पता तो सुनो ध्यान से, मैं कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये तुम फिजिक्स में सीखने वाले हो, पर उससे पहले जो मैं थ्योरी बताऊँ यहाँ पर, चलो ध्यान से सुनना, कुछ स्टेटमेंट है, इसका डेरिवेशन तुम फिजिक्स में सीखोगे, बट मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना है तुम्हें। चलो अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, वो तुम्हारे पास होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। वो n आगे आएगा और पावर में क्या हो जाएगा, माइनस वन। लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैंने तुमको बोला कि इसका क्या करना है, तुमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो तुम क्या लिखोगे, 2 आगे आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, 2x। फिर से देखते हैं, लेट्स से तुम्हारे पास कभी भी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, सब लोग बताओ एक बार, इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा। 5 नंबर आगे आएगा, एक्स की पावर 5 माइनस वन, कितना आ जाएगा वो, 5 इंटू एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया, अब एक और चीज क्या सीखना है अपने को, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर कोई भी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट कभी भी एक्स के साथ वेरी करेगा क्या, क्या कांस्टेंट dy बाई डी एक्स का मतलब चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, x को चेंज करने पे y किससे चेंज हो रहा है, dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, चेंजिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इफ यू चेंज द x ना, तो y किस रेट से चेंज हो रहा है, dy बाई डी एक्स। तो अगर सपोज तुमने कभी भी एक कांस्टेंट लिया है, तो अगर तू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी वेरी ही नहीं करेगा। क्लियर है सबको ये वाला पोर्शन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी चेंज ही नहीं होगा, तो x को चेंज करते जाओ, y कभी चेंज ही नहीं होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या है, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है क्या, अच्छा। अगर तुम सब लोगों को क्लियर है तो मेरे को एक क्वेश्चन फिर ये प्रॉब्लम करके बताओ, अगर तुम सब लोगों को ये वाला सेक्शन क्लियर है, तो तुम सब लोग मुझे ये सेक्शन करके बताओ। लेट्स से इस बार है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का अलग करो, फिर प्लस साइन दो, फिर वन का अलग करो। जिसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग से करो, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर dy बाई डी एक्स वन का करो। बच्चे वन का जीरो होगा तने, वन कांस्टेंट है, वन का dy बाई डी एक्स कितना होगा, तने क्लियर है क्या तुझे, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और वन का हो जाएगा जीरो। वेदांत वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है, dy बाई डी, इट इज द चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तुम x का कोई भी वैल्यू चेंज करो, y कभी चेंज ही नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है,
फिर से देखो, अगर dy बाई डी एक्स तुम्हारे पास, सॉरी, अगर तुम्हारे पास लेट्स से सेकंड प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर c भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 0। यस, तो अगर सपोज मैंने कभी भी पूछा कि इसका ये होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है डिफरेंशिएशन और ये होता है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन। तो अगर dy बाई डी एक्स 2x है, अगर dy बाई डी एक्स कभी भी 2x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस, अगर किसी का डिफरेंशिएशन लेट से 2x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अपने को इतना ही रिक्वायरमेंट बच्चे, सी भी होगा जीत, एक सी भी होगा, तुम भले ही, मैं सी क्यों लिख रहा हूँ, लेट से अगर सपोज तुम्हारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन भी 2x होगा। तो अपने को थोड़ी पता है कि अगर उसने क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स 2x है, तो अपने को थोड़ी पता है कि कांस्टेंट क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ। यस, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अगर मुझे dy बाई डी एक्स दे के रखा है तो 2x, तो मैं c की उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा प्लस एक कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट कौन सा है हमको थोड़ी पता है। यस धैर्य बोलो। So क्या? whenever it is y is equals to x square plus 3, then what will be the final answer? उसका dy बाई डी एक्स फिर से 2x ही होगा ना, क्योंकि 3 का तो 0 होगा। Okay. मतलब जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो तो तुमको हमेशा कांस्टेंट लिखना ही है। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से, अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये है, ये एक्स क्यूब है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 4 ले लो, या एक्स क्यूब प्लस सी ले लो, या एक्स क्यूब ही लो, छोड़ो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। और वैसे ही अगर मेरे को लेट्स से, अगर सपोज कभी भी मेरे को dy बाई डी एक्स दे के रखा है, dy बाई डी एक्स कितना दे के रखा है, 3x स्क्वायर, देन इसका y कितना होगा, देन इसका y कितना होगा, एक्स क्यूब होगा प्लस c आएगा। क्या ये पोर्शन जब भी तुम इंटीग्रेशन करोगे डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो हमेशा एक कांस्टेंट c आएगा। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? मैंने जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया है कि तुम सीखने ही वाले हो फिजिक्स में, लेटर और सुनो, ठीक है, बट अपने को ये काम नहीं है। लेट्स से अपन, अब ध्यान से सुनो, अब काम की चीज चल रही है। यस वेदांत बोलो। वेदांत, ओके फाइन। अब ध्यान से एक स्टेटमेंट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये मैं जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस नो? अब c का वैल्यू तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन को बहुत पेशेंस के साथ सुनना, इसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट भी है और हर एक चीज का वैल्यू भी है, सिग्निफिकेंस है, बट वो सिग्निफिकेंस है ना, आज के लेक्चर में समझ में नहीं आएगा।
वो जब लेक्चर एक और या 2 लेक्चर और होंगे तब तुमको चीजें एक्चुअल में समझ में आएगी कि इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना, चीजों को ध्यान रखना। मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो dy by dx इज इक्वल टू 2x वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, यस और नो। और c क्या है, कांस्टेंट। अगर c कांस्टेंट है तो क्या मैं c का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ क्या? तो लेट्स से एक बार c का वैल्यू रखा -1, एक बार c का वैल्यू रखा -1, एक बार c का वैल्यू रखा 0, c कितना है -1, यहाँ पे c कितना सब्स्टिट्यूट किया है 0, और एक बार c का वैल्यू लिखते हैं +1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं कभी भी dy by dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका मतलब कहना है सिंपली से दैट कि ये जो तीनों जो बनाए हैं मैंने, ये सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेंगे। These three equations will follow that this particular differential equation is shown. अब एक चीज देखो, अपन ने क्या किया है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव सॉल्व किया अपन ने। मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? Now am I audible? चलो, ओके, या फाइन। तो अगर सपोज तुम्हारे पास इफ यू हैव द थ्री इक्वेशंस का, उन सबका डिफरेंशिएशन क्या है ये, तो कैन आई सिंपली से दैट कि ये जो तीनों इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, दे विल फॉलो द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यस सर। अच्छा, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको आता है क्या? इट इज द मिरर इमेज अबाउट, यस पैराबोला, इट इज द मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो x जब 0 पुट किया था, x जब 0 है तो y भी कितना होगा, 0, बट होगा पैराबोला ही। क्या ये वाला ग्राफ भी पैराबोला होगा क्या? यस, बट इस बार जब तुम x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, y -1 आएगा। इसका मतलब ये पैराबोला तो होगा ही, बट ये ग्राफ जो है ऐसे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, शिफ्टेड डाउन। क्या ये सबको पता है क्या, -1 से शिफ्ट हो जाता है। चलो, अगर +1 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पढ़ा दिया है कि फिजिक्स में पढ़ा दिया, मैथ्स में पढ़ा दिया, ये कहाँ पे पढ़ा है? अच्छा, कहीं पर भी? अच्छा, मैथ्स में, ठीक है। चलो, अब एक चीज सुनो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ c, we will get different graph as we change the value of c, we get different graphs। क्या ये सबको समझ में आता है? As we change the value of c, we will get different graphs, yes।
ठीक है, ग्राफ्स बोल दो या फिर पाथ बोल दो। अब ध्यान से स्टेटमेंट सुनो। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा तो वी विल गेट दिस थिंग, एंड एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ सी वी विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट पाथ। तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। यस नो? As we change the value of c, we will get different different graphs और we will get different different paths जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रेवल करेगा। बट ये सर क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है क्या? क्या रियलिटी में ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है क्या वो? नो no. ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि मान के चलो कि ये फॉलो कर रहा है, अगर ये फॉलो करेगा तो तुमको ये मिलेगा। पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है? वो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है। यस, इसको सॉल्व करना अपने बस की बात नहीं है। 11th-12th के सिलेबस से ये सॉल्व नहीं होगा। ये मेनली तुम सीखोगे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अगर सपोज तुमने जब dy बाई dx को सॉल्व किया तो यू आर गेटिंग वन कांस्टेंट, बट अगर जब तुम इसको सॉल्व करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यू विल गेट थ्री कांस्टेंट। थ्री कांस्टेंट जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या सबने क्वांटम नंबर्स के बारे में सुन के यस नो? थोड़ा सा। तो जब तुम इस डिफरेंस जिस तरीके से dy बाई dx को सॉल्व करने से एक कांस्टेंट मिलता है, वैसे ही जब तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक y में है, एक z में है और एक सॉरी एक x में है, एक y में है और एक z में है। अगर एक के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट मिलेगा तो तीन के रेस्पेक्ट में कितने कांस्टेंट मिलेंगे? तीन। यस नो? तो थ्री कांस्टेंट मिलेंगे एंड उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर मिलते हैं? एक मिलता है तुमको फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एल। और थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं एम। जिस तरीके से dy बाई dx को सॉल्व करने से एक कांस्टेंट मिलता है एंड इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ c वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स या डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब तुम श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट थ्री कांस्टेंट। These three constants are called the quantum numbers. First is principal quantum number, second is the azimuthal quantum number, third is the magnetic quantum number. What is the significance of these quantum number that we will learn in today's class? ठीक है, बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? If we the value of quantum numbers, we will get different different path of electron. Yes or no? If we change the value of quantum numbers, तो quantum numbers भी क्या है? Constant। जैसे जैसे quantum numbers को change करोगे you will get different path of electron. उन्हीं path को यहाँ पे बोलते हैं orbitals। उन्हीं path को यहाँ पर क्या बोलते हैं? orbitals।
बच्चे एक दो अगर चीजें रिलेट भी होगी, अभी इसमें कुछ चीजें लर्न भी है, बट तुम सब चीजें सीखने भी वाले हो कि ऑर्बिटल्स क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है, तो चीजें धीरे धीरे रिलेट होगी। बट हमेशा ध्यान रखना क्वांटम नंबर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, यहाँ से। और अगर तुम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से अपने को मिलेगा क्या, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होगा उसके बारे में भी लर्न करेंगे, और अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखने हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को यही फॉलो कर रहा है, बट इसको क्यों लिया है, सो दैट तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि क्वांटम नंबर्स आते हैं कहाँ से। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलो, क्या तुमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है क्या? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, समथिंग समथिंग। 2D में क्या तुमको अभी पेस में पढ़ा दिया है क्या? ये कोई तो बोल रहा है कि हाँ पढ़ा दिया है फिजिक्स में। हमजा तुम मना क्यों कर रहे हो, वेक्टर में पढ़ाया होगा ना पेस में। चलो, तो एक होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सबको पता है, यस। क्या कार्टेशियन सबको पता है क्या? वैसे ही होता है एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर मैं 3D में तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब कर सकता हूँ बट अभी तुमको विजुलाइज नहीं होगा, तो इसका और कुछ यूज भी नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। बट जिस तरीके से लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। अ, ये तुम्हारे पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, ओके पोलर पढ़ा दिया, ठीक है। और ये लेट्स से एंगल फाइव है। इस पॉइंट को मैं कार्टेशियन, अगर इस पॉइंट को मैं अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बोलूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, यस। ये मैं 2D में बता रहा हूँ यार, 2D में फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो अच्छा, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं एक्स को आर कॉस फाइव लिख सकता हूँ? क्या ये सबको पता है या फिर बताना होगा? क्या वाई को आर साइन फाइव लिख सकते हैं क्या? क्या ये सबको क्लियर है? तो 2D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिखते हैं, ये ओरिजिन 0,0। तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। कैसे? तो मेरे को डिस्टेंस निकाल के बताओ यार। डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखूंगा। क्या सबको ये क्लियर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यस। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने लिखा है कार्टेशियन से। ये मैंने कैसे लिखा है, कार्टेशियन से, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोलर है, तो जो कार्टेशियन से डिस्टेंस आ रहा है वो भी पोलर से भी तो आना चाहिए। तो पोलर से डिस्टेंस निकालो तुम। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूं वो आर भी आना चाहिए, करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। आर स्क्वायर को कॉमन, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो क्या फिर से आर स्क्वायर आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है, वन। तो फिर से आर स्क्वायर आया, यस। इसका मतलब तुम पोलर से भी तुमने सही किया है यार, यस और नो।
तो 2D विजुलाइज करना ज्यादा इजी है, 3D को मैं विजुलाइज नहीं करवा रहा, बट 3D में जिस तरीके से 2D में ऐसा होता है वैसे 3D में ये कोऑर्डिनेट होता है। थीटा क्या है? एंगल विद जेड एक्सिस। फाई क्या है? देखो यहाँ पर भी कॉस फाई आ रहा है, तो फाई क्या है? एंगल विथ एक्स एक्सिस। बच्चे लोग, मैं हमेशा जनरली जो है वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि 3D में भी कैसे होता है, बट बच्चों को थोड़ा विजुलाइज होने में प्रॉब्लम होता है और इसका एक्चुअल में कुछ यूज नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर। ठीक है, कुछ भी यूज नहीं है इसलिए मैं तुमको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट कभी भी रिक्वायर होगा, अपन फ्री हैं, कभी भी डाउट लेक्चर में, तो यू कैन आस्क, आई विल लेट यू नो कि मतलब किस तरीके से ये आता है, विजुलाइज कैसे करना है। बट अभी अपना मेन फोकस इसके विजुलाइजेशन में नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज तुम सब लोगों का ध्यान इसी पे होगा, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक, तो मैंने ऐसे डायग्राम बना के रखा है, कभी अपने पास टाइम रहेगा तो अपन सीख लेंगे, पर अभी मेरे को वो नहीं सोचना है। अभी मेरे पास तो लेट्स से ये है, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है जिसका डिस्टेंस r है, और ये कोऑर्डिनेट x, y, z 3D में कोऑर्डिनेट है, 2D में नहीं है ये क्या है? 3 डायमेंशनल में एक पॉइंट है। अच्छा, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि x को क्या लिखना है? x को लिखना है r साइन थीटा कॉस फाई। उसने बोला है y को लिखना है r कॉस थीटा, सॉरी, y को लिखना है r साइन थीटा साइन फाई। उसने बोला है कि z को लिखना है r कॉस थीटा। तुम सब लोग मेरे को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके बताओ। यस, क्या ये सबको क्लियर है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यस, यस, नो। चलो, अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कितना है? साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जेड स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अभी भी आर स्क्वायर आया क्या? और डिस्टेंस का फॉर्मूला ही मैंने फिर से लिखा है। यस, इस तरीके से मैंने 2D में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हैं, क्या ये सही है क्या? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है। ठीक है, चलो, ये हो गया। सर अब ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना इजी होता है। ये स्केल में लिखा था, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट or in terms of the spherical coordinate r comma theta comma phi. However, for the most calculation it is simpler to solve the wave equation in polar coordinates. क्यों बताया पोलर कोऑर्डिनेट श्रोडिंगर ने? क्योंकि इससे इस इक्वेशन को सॉल्व करना इट मच मोर इजियर देन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस, नो। चलो, जिस तरीके से जब मैंने dy बाई dx को सॉल्व किया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y किसका फंक्शन आया? y इज द फंक्शन ऑफ x। जो यहाँ होता है वो इसके डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसका फंक्शन आता है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर तुम बताओ फाई किसका फंक्शन आएगा? तो फाई किसका फंक्शन आएगा?
एक्स का भी आएगा, वाई का भी आएगा और जेड का भी आएगा। यस नो? क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अपन तो पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करें, तो साई किसका फंक्शन आएगा, वो आर का फंक्शन भी आएगा, थीटा का भी आएगा, फाई का भी आएगा। या तुम एक्स वाई जेड बोल दो और एक्स वाई और जेड खुद आर थीटा और फाई पे डिपेंड करें, या फिर तुम आर थीटा एंड फाई पे। यस नो? क्या सबको चीजें थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं अपन? ठीक है। चलो, अगर तुम किसी बुक में देखोगे तो थ्योरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। यस बच्चे, तो साई जो होगा वो फंक्शन किसका होगा, वो फंक्शन होगा आर कॉमा थीटा। या तो तुम बोल सकते हो क्या कि साई किसका फंक्शन है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का भी बोल सकते हो, और तुम बोल सकते हो साई किसका फंक्शन है, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। जब श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया साई को, तो उसके दो पार्ट आए, एक था रेडियल पार्ट और एक था एंगुलर पार्ट। एक था रेडियल फंक्शन जिसको बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर पे डिपेंड करेगा, एक था एंगुलर पार्ट। ये यहां से समझ में नहीं आता कि क्या मीनिंग है। तो लेट्स से जब श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अपने को साई मिलेगा, यस नो? और साई किसका फंक्शन होगा, साई किसका फंक्शन होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या फिर आर कॉमा थीटा कॉमा फाई? यस? चलो, तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, अपने को सॉल्विंग सिलेबस में नहीं, बट इक्वेशन फिर भी वो पूछ लेते हैं। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखा जो श्रोडिंगर ने सॉल्व किया, तो ऐसा इक्वेशन आया। जिस तरीके से मैंने जब dy बाई डी को सॉल्व किया तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो फंक्शन आया था सिर्फ और सिर्फ एक्स का। वैसे ही जब श्रोडिंगर ने सॉल्व किया तो उसके पास आर कॉमा थीटा कॉमा फाइव का ये इक्वेशन आया। 1/4 रूट, सर याद करना है क्या? नहीं, याद नहीं करना है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन आया, साई ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाइव क्या आया, 1/4 रूट 2 जेड अपॉन ए नॉट। जेड क्या है बताओ, जेड क्या है? अभी तक जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या था याद करो, ए नॉट क्या है यहाँ पर, बोर रेडियस, याद है? किसका बोर रेडियस मतलब, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पर सिर्फ आर है और यहाँ पर ई टू दी पावर, ई टू दी पावर पता है क्या सबको, ई की पावर माइनस, ई का फंक्शन पढ़ा है क्या, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सबने पढ़ा है क्या? हाँ 2.17, क्या सबको पता है ई क्या होता है? अगर नहीं पता तो अभी के लिए ध्यान रखो, ई एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 2.17। ई क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, जिस तरीके से पाई होता है ना, वैसे तो यहाँ पर ई भी रहता है कांस्टेंट, 2.17। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर आर बाई टू। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर स्मॉल आर आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल आर बाई टू आ रहा है। तो ये फंक्शन ये कौन सा होगा, ये रेडियल पार्ट होगा, और जो सेकंड आ रहा है वो क्या होगा, वो एंगुलर पार्ट होगा। जहां पर भी इक्वेशन में थीटा और फाई दिखे, एक होगा रेडियल पार्ट और एक होगा, जहां पर थीटा और फाई हो वो होगा एंगुलर पार्ट, और जहां पे स्मॉल आर देखे वो होगा रेडियल पार्ट। तो ये पूरा क्या है, रेडियल पार्ट। इसमें फाई नहीं है, इसमें फाई नहीं, ऐसी इक्वेशंस भी होगी जहां पे फाई भी होगा। तो जो भी थीटा और फाई का टर्म्स होगा जहां पर भी, उसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट। जो आर का टर्म्स होता है उसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। और ये जो आगे सब कुछ देके रखा है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। So what is this function of the? ये किसी एक ऑर्बिटल का फंक्शन लिखा है मैंने,
Okay. जब श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया ना, इस इक्वेशन को, तो वहां से उसको ये एक इक्वेशन मिला। तो मैंने उस जितनी भी इक्वेशंस उसने सॉल्व की है उसमें से एक इक्वेशन ये मिला। ठीक है, क्लियर है सबको ये? कोई क्या बोल रहा है सर आपने जो भी पढ़ा है? बच्चे आई वुड सजेस्ट कि तुम मॉड्यूल की हेल्प नहीं लेके फिर से जो रिकॉर्डिंग है वो गो थ्रू कर लो। इसमें इस वाले सेक्शन में अगर तुम मॉड्यूल वॉड्यूल में पढ़ोगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इफ यू वांट यू कैन, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। जो चीजें बताई है उतना ही ध्यान दो कि सर ने मैंने क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक हो रहा हूँ इन चीजों के लिए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में चली जाएगी चीजें। चलो, अगर तुम एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो वहां पर भी बहुत सारे ऑपरेटर ऑपरेटर होंगे, हैमिल्टन ऑपरेटर, ये सब कुछ वो सब कुछ, इसका कोई यूज नहीं है अपने इस चैप्टर में। तो जितना बता रहा हूँ उसी पार्ट में थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो जैसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द साई विल बी द फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाइव। साई विल बी द फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाइव। ठीक है, कांस्टेंट होगा, एक रेडियल पार्ट होगा। हाँ, रेडियल पार्ट जो है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। एंगुलर पार्ट डिपेंड करता है एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। इसका रीजन जब मैं ऑर्बिटल्स पढ़ाऊंगा देन देखेंगे। ये कब सीखेंगे अपन? जब ऑर्बिटल्स में पढ़ाऊंगा देन वी विल लर्न कि व्हाट इज, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, अब आते हैं साई। साई का सिग्निफिकेंस क्या है? अभी मैंने सबसे ऊपर क्या बताया था, साई क्या देता है मेरे को? साई गिव्स द एम्पलीट्यूड। स्टार्टिंग में बताया था, देखो वेव फंक्शन साई क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। यस, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब इस फंक्शन को देखो एंड तुम मुझे बताओ, क्या साई हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? कॉस थीटा दिख रहा है? कॉस थीटा दिख रहा है सबको? कॉस थीटा दिख रहा है? यस। तो अगर मैं अबव फंक्शन की बात करूं, पॉजिटिव कब होगा वो? जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और नेगेटिव कब होगा? और नेगेटिव कब होगा वो? 90 डिग्री तो क्या हो, 180 डिग्री। तो क्या साई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ, 270 भी बोल सकते हो, बट ठीक है। क्या साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं क्या? बट मैंने क्या बोला था तुमको, जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था, श्रोडिंगर ने क्या बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, यू कैन ओनली डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यस और नो? क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? इसका मतलब साई का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ो। The amplitude of the electron wave and the probability is the same. नो, प्रोबेबिलिटी इज नॉट द सेम थिंग, वही बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। Okay, okay. तो साई से क्या मिलता है? द वेव फंक्शन में बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट x, y, z and r, theta, phi. The wave function may have positive and negative value depending upon the value of coordinate system या coordinate axis. It can be negative, but probability cannot be negative, so psi has no physical significance. अगर एग्जाम में कभी पूछे कि साई से क्या मिलता है, साई से मिलता है इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, दैट्स इट। साई से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। यस, बट साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
अगर नेगेटिव नहीं करना है इसका मतलब मैं क्या कर लूंगा, इसका स्क्वायर कर लूंगा। अगर मेरे को पता है कि cos थीटा नेगेटिव है, बट अगर मैंने cos थीटा का स्क्वायर कर दिया तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। बस फिनिश। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। The probability must be positive, so it is proper to use psi square instead of psi. The square of function psi at any point is proportional to the probability of finding an electron at that point. जिसको तुम probability density भी बोल सकते हो, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? अगर तुमने ये ढंग से समझ लिया है तो अब अगर सबको इतना पार्ट क्लियर है ना, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बहुत सिंपल चीजें हैं। ये हो गया, मतलब श्रोडिंगर के बारे में जितना भी तुमको सीखा था ये हो गया है, बस फिनिश। अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं इसके अंदर जिसपे अपने क्वेश्चंस आएंगे। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वांटम नंबर्स कहाँ से आते हैं, वो सिर्फ याद कर लेते हैं कि हाँ क्वांटम नंबर्स करके कुछ तो होते हैं। अपन ने याद नहीं किया है, अपन ने सब कुछ समझा है। साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज साई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो इट इज प्रॉपर टू यूज साई स्क्वायर इंस्टीड ऑफ साई। साई स्क्वायर से क्या मिलेगा, वहां से मेरे को प्रोबेबिलिटी मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकता हूँ। साई और साई स्क्वायर पे फिर से आएंगे एक बार, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मीनिंग क्या है उस पर एक बार फिर से आएंगे। बट अभी अपन मूव कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स पे। जिस तरीके से dy बाई डी को सॉल्व करने से क्या मुझे एक कांस्टेंट मिला था c, यस और नो, वैसे ही जब मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे को कितने कांस्टेंट मिले, 3। कौन कौन से थे, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक। These three quantum numbers are related to each other. These three quantum numbers are related to each other. And if you change the value of these three quantum numbers, you will get different orbitals. Okay. तो अभी पहले अपन क्वांटम नंबर सीखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, फिर ऑर्बिटल्स देखेंगे। तो ये चैप्टर का एंडिंग चल रहा है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। दो लेक्चर या 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। आज अपन क्वांटम नंबर्स देखने वाले हैं सारे। आज अपना मेन टारगेट क्या होगा, क्वांटम नंबर सीखेंगे अपन। सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या है, ध्यान से देखो, अपने पास जितना टाइम होगा क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम। क्वांटम नंबर जो अभी अपन आज का थ्योरी, तो एक क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम वाले पार्ट से बहुत ज्यादा, और बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आते हैं वो आज अभी जो थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से आएंगे, जो नेक्स्ट 2 लेक्चर में चलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई में इसी के ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करके सीखते हैं। तो Schrodinger equation provide a set of number called the quantum numbers. In an atom, large number of orbitals are permissible. The orbitals are designated by the set of the 3 numbers known as the quantum numbers: principal, azimuthal, and the magnetic, which arise as a natural consequences of the solution of the Schrodinger wave equation. वही सेम चीज जो मैंने ऊपर लिख के रखा फिर से इसने रिपीट किया है। These quantum numbers describe the energy of electron, information about shape, orientation and size. इसने साइज मेंशन नहीं किया, अबाउट। इससे मुझे मिलेगा कि ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा एंड ओरिएंटेशन क्या होगा। ये मैं तुमको बताऊंगा जब अपन ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कैसे मिलेंगे, उस श्रोडिंगर को सॉल्व करने से। क्वांटम नंबर्स का वैल्यू चेंज करोगे तो यू विल गेट द ऑर्बिटल्स। एक और 4th क्वांटम नंबर होता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसको नहीं सीखते हैं, अभी पहले 3 क्वांटम नंबर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। अभी मैं ऑर्बिटल्स के बारे में भी कुछ भी नहीं बता रहा, ऑर्बिटल्स क्या है उसके बारे में सोचेंगे। बट ऑर्बिटल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, जिस तरीके से सी की वैल्यू को चेंज करने से यू विल गेट डिफरेंट ग्राफ, वैसे ही क्वांटम नंबर्स को चेंज करने से यू विल गेट डिफरेंट ऑर्बिटल्स।
ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन जरूर लिखा है, बट ऑर्बिटल्स को अभी होल्ड पे रखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो ऑर्बिट नंबर, पता है क्या तुम सब लोगों को ऑर्बिट नंबर? ऑर्बिट जो भी होता है ना, जो उसको बोया एनर्जी लेवल बोल सकते हो सिंपल। एक्चुअल में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक्चुअल में होता क्या है, एक होता है शेल, उसमें होते हैं सब शेल, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो शेल जो भी होता है वो मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सब शेल को डिनोट करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर से, ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होता है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, शेल। शेल मेरे को बताता है कि ऑर्बिटल्स जो भी है उसका साइज क्या है, ये बताता है ऑर्बिटल का शेप क्या है, ये बताता है ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है। अभी ये भी मैं चीजें याद रख रहा हूँ। इस फर्स्ट वाला क्या बताएगा, शेल। शेल और ऑर्बिट सेम है, यस शेल और ऑर्बिट सेम ही है बच्चे। शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दो, तीनों सेम ही है। Whenever we see the orbitals na, then I will let you know कि why principal quantum numbers denote the size, why azimuthal denote the shape, and why magnetic denotes the orientation. ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल, इट टेल्स द मेन शेल ऑफ द विच इन विच इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इट हैज इंटीग्रल वैल्यू। क्या क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, इस तरीके से अपन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 2 जो पहले बता के रखा है, ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, दैट्स इट, वही सेम चीज है। सबसे फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल। नंबर ऑफ सबशेल होते हैं, जितने शेल होते हैं उतने ही सबशेल होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल वो होते हैं n स्क्वायर। और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वो होता है 2n स्क्वायर। वो कितना होता है तुम्हारे पास, 2n स्क्वायर। चलो अब सिंपल सिंपल सी चीजें, कुछ भी नहीं करना। लेट्स से तुम्हारे पास शेल नंबर 1 है, तो अभी तक अपने को सिर्फ शेल ही पता था, सब शेल के बारे में आइडिया नहीं था, तो अभी अपने पास कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर लेट से किसी का शेल नंबर 1 है, किसी का शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है। अगर शेल नंबर 1 है तो सब शेल करो एन का वैल्यू 1, सब शेल कितने होंगे 1। पुट करो एन का वैल्यू 2, सब शेल कितने होंगे 2। 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। चलो अगर शेल नंबर 1 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स होते हैं n स्क्वायर, ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1। अगर शेल नंबर 2 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे 4। अच्छा अगर तुम्हारा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेल नंबर, मैं n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, n की वैल्यू चेंज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, वही बोला था स्टॉर्डिंग में, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। अच्छा अगर तुमने क्वांटम नंबर को 3 रखा, देन कितना होगा 9। अगर 4 रखोगे देन कितना होगा 16। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। अगर 4 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। अगर 3 ऑर्बिटल्स है, सॉरी 9 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18। नेक्स्ट वाले में 32।
क्या ये नंबर सबने पढ़ के रखा है? क्या 2,8,18,32 याद है ऐसा कुछ लोअर क्लासेस में? तो यहाँ से आता है। तो कहाँ से आते हैं नंबर 2, 8, 18, जिसको अपन मैजिक नंबर भी बोलते हैं? यस, वो एक्चुअल में यहाँ से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स पे जाते हैं। मैं पहले तीनों क्वांटम नंबर इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, फिर तीनों को रिलेट भी करवाएंगे साथ में, ठीक है? एजीमुथल क्या देता है अपने को? शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द नंबर ऑफ सब शेल इन द शेल। किसी भी शेल में कितने सब शेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इट कैन हैव वैल्यू फ्रॉम द 0 to n-1। इट कैन नॉट एक्सीड, L कैन नॉट टेक वैल्यू देन। कहाँ मिल रहे हैं ऐसे? ये जब श्रोडिंगर ने इक्वेशन को सॉल्व किया ना, वहां से उसको रिलेशन मिल रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n। L का वैल्यू हमेशा n से या तो कम होगा, L का वैल्यू हमेशा क्या होगा? कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब उसने L का वैल्यू भी दिया। बच्चे देखो, जिस तरीके शेल नंबर वन को उसने क्या, जिस तरीके से ऐसा सोच सकते हो, जो तुम्हारे पास शेल कौन कौन से होते हैं? के था, के, एल, एम एंड एन, उसको उसने नंबर दिया। तो उस तरीके सब शेल्स भी थे, सब शेल्स को भी उसने क्या किया? नंबर्स दिए। सब शेल्स कौन कौन से थे? सब शेल्स थे एस, पी, डी एंड एफ। एस को नंबर, इसको भी नंबरिंग दे रहे हैं अपन। पहले मैंने ऑर्बिट्स को भी नंबरिंग दिया, के, एल, एम, एन था ना, उसको नंबर दिया 1, 2, 3, 4। अब सब शेल्स कौन से थे? एस, पी, डी, एफ, उसको भी नंबरिंग दिया मैंने। एस को नंबर दिया 0, पी को दिया 1, डी को दिया 2, एफ को दिया 3। अपन पूरा नंबर्स में खेलेंगे यार अभी अपन। पहले उसने शेल को नंबर दिया, अब उस सब शेल को नंबर दे रहा है, फिर वो ऑर्बिटल्स को भी नंबर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब शेल। वो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ L+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल वो कितना होता है? 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। सब लोग पेशेंस के साथ 3 टेबल्स होने के बाद एक लास्ट टेबल बनाऊंगा, उस पर थोड़ा फोकस करना, उससे तुमको सारी टेबल्स अपने आप रिलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टेबल्स देखते हैं, उसके बाद अपन जो 4 टेबल है वो देखते हैं। अगर बच्चे लोग सब शेल इतने हैं तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? सॉरी, मैंने कुछ मिस्टेक किया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सब शेल में? वो होंगे 12+1। 12+1 क्या है? ऑर्बिटल्स। तो अगर ऑर्बिटल्स इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस होगा क्या? तो 4l+2 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। यस। अच्छा, तो अब एल का वैल्यू 0 रखो, एल का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो उस वाले इक्वेशन में 12+1 में। ऑर्बिटल्स कितने आएंगे एस के? एस का एक ही ऑर्बिटल आएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से ही। अगर मैं पी की बात करूं, एल का वैल्यू 0 पुट करो, पी में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? P। उसको लिखते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। मीनिंग बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। डी में कितने आएंगे? 5। एफ में कितने आएंगे? 7। तो अच्छा, डी में अगर 5 आ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ जेड एक्स, डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी ऑफ जेड स्क्वायर। मैं जस्ट मीनिंग लिख रहा हूँ, क्या सिग्निफिकेंस है जब ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे देन सीखेंगे। अच्छा, अगर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। अगर 3 ऑर्बिटल्स है तो 6। अगर 5 है तो 10। अगर 7 है तो। अच्छा, अब वापिस ऊपर जाते हैं।
थोड़ा ऊपर जाते हैं, टेबल को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, अगर एक ही सब शेल है, अगर सब शेल एक ही है तो कौन सा सब शेल होगा? एस। अगर दो सब शेल है, एस और पी। अगर तीन सब शेल है, एस पी डी। अगर चार सब शेल है, एस पी डी एफ। अच्छा, अगर सब शेल एस ही है, ध्यान से सुनो, अगर सब शेल एस ही है तो ऑर्बिटल्स भी क्या होगा? एस ही होगा। अगर बच्चे लोग, सब शेल अगर एस है, एक ही है, तो ऑर्बिटल्स भी कितना होगा? एस। अगर सब शेल एस और पी है तो ऑर्बिटल्स चार होंगे, एस का एक होगा और पी के तीन होंगे। अच्छा, अगर सब शेल तीन है, ऑर्बिटल्स नौ है। नौ कौन कौन से? एस का एक, पी के तीन और डी के पांच। अब समझ में आया कि नौ ऑर्बिटल्स कौन कौन से? ये टेबल से रिलेट करवा रहा हूँ। क्लियर? अगर 16 होंगे तो 1s, 3p, 5d एंड 7f। एक s का होगा, 3p के होंगे, 5d के होंगे, 7f। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी थोड़ी अपने को ये टेबल सब कुछ ये याद नहीं रखनी है, लास्ट वाली याद रखेंगे, जो लास्ट में पढ़ेंगे वो। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करते हैं, देखो मैंने बताया भी पहले भी। शेल क्या करेगा? एन से एन बताएगा, सब शेल एल बताएगा, ऑर्बिटल्स एम बताएगा। जिस तरीके से शेल के एल एम एन को मैंने 1 2 3 4 नंबर दिया, सब शेल एस पी डी एफ को मैंने 0 1 2 3 नंबर दिया, वैसे भी अब मैं ऑर्बिटल्स जो भी हैं, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनको भी मैं नंबरिंग दूंगा। इसका नंबरिंग सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलेगा क्या? ओरिएंटेशन। फर्स्ट से मिल रहा था साइज, सेकंड से मिल रहा था शेप, थर्ड से मिल रहा था ओरिएंटेशन। क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्बिटल्स में देखने वाले हैं। इसका वैल्यू m कैन टेक वैल्यू -l से +l इंक्लूडिंग 0। m कैन टेक -l to +l इंक्लूडिंग 0। अब देखो, अगर लेट से तुम्हारे पास फिर से अपन ऑर्बिटल्स अगर लिखने जाएं, तो लेट से ये तुमने ऑर्बिटल्स लिखे क्या? एक लिखा s, ये लिखा p, ये लिखा d और ये लिखा f। s का l कितना होता है? s का l कितना होता है? s का l होता है 0। p का l कितना होता है? 1। d का 2। इसका 3। s में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एक ही होता है। p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। d में कितने होते हैं? 5 होते हैं। f में कितने होता है? 7। f सिलेबस में नहीं है तो उसके कौन से, उसका डिनोशन नहीं लिख रहे हैं अपन। अच्छा, अब तुम बताओ m का वैल्यू, m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? m का वैल्यू हो सकता है -l, 0 एंड +l। अब देखो l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। l को 0 पुट करो उस इक्वेशन में। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? -1, 0 एंड +1। अगर l का वैल्यू 2 है तो
-2 -1 0 +1 +2 सारे इंटीजर लेने हैं अपने -2 से लेके +2 तक। अच्छा f के लिए l का वैल्यू कितना है 7 है 7 ऑर्बिटल्स है तो -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 तो मैंने क्या किया जो मेरे पास के एल एम एन सब शेल्स थे उसको मैं नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 सब शेल्स जो था एसपीडीएफ उसको भी नंबर दे दिया 0 1 2 3 अब ऑर्बिटल्स भी थे अगर एक ऑर्बिटल है तो उसके लिए m का वैल्यू 0 तो s के लिए s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू क्या होगा 0 p ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं p के लिए क्या है px py और pz है तो हर एक वैल्यू हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग होगा एक के लिए -1 एक के लिए 0 एक के लिए +1 डी के अंदर भी एक के लिए -2 एक के लिए -1 एक के लिए 0 एक के लिए +1 एक के लिए +2 क्या ये सेक्शन सबको क्लियर यस नो अब आते हैं मेन अब तो यहाँ ध्यान से सुनो तुमको सारी टेबल इसके साथ क्लियर हो जाएगी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है वो आई थिंक तुम भूल गए हो तो मैं तुमको बता देता हूँ क्या अपने को ध्यान में क्या क्या रखना है वो चीजें सुनो सबसे पहले L जो है इट कैन टेक वैल्यू 0 to n-1 थोड़ा पेशेंस के साथ सुनोगे तो तुमको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा m की वैल्यू क्या है -l से 0 एंड देन +l एंड एक और इंफॉर्मेशन l 0 1 2 3 0 किसके लिए होता है s के लिए 1 किसके लिए होता है p के 2 किसके लिए होता है d के क्योंकि जल्दी जल्दी में अपन s को 1 बोल देते हैं s के लिए l का वैल्यू कितना है 0 अब एक चीज ध्यान से सुनो फर्स्ट पॉइंट अगर कभी भी n का वैल्यू अगर तुम्हारे पास कभी भी n जो है मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं अगर n का वैल्यू तुम्हारे पास 1 जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था फर्स्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे मैं उसको अभी डिफाइन कर रहा हूं ये उस टेबल से आएगा अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ इस रिलेशन से n को 1 पुट करो मेरे को सबसे आंसर चाहिए यार मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अपन बच्चे l को 0 पुट करना है सॉरी n को 1 पुट करना है n को 1 पुट कर बच्चे रुचिर अगर मैं n को 1 hello now am I audible चलो हाँ सुनो वापिस अगर n का वैल्यू 1 है तो l 0 पॉसिबल है यस अब इसका सबशेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें सबशेल का रिप्रेजेंटेशन का मतलब देखो n अगर 1 है l 0 किसका होता है l 0 किसका होता है s का तो इसको क्या लिखूंगा 1 अच्छा m का वैल्यू क्या होगा अगर l 0 है तो m कितना होगा ये पुट करो यहाँ पर ऊपर ये वाला रिलेशन
अगर L 0 है तो M भी कितना होगा? 0। ठीक है, M का वैल्यू भी कितना होगा? M का वैल्यू भी 0। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक ही ऑर्बिटल होगा। एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स का नंबर भी लिख लेते हैं। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? अगर L 0 है, अगर L 0 तो ऑर्बिटल्स कितना होगा तुम्हारे पास? 5। ऑर्बिटल्स के लिए क्या फॉर्मूला था? ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 1। सिंपल। किसके लिए था ये? ऑर्बिटल्स का। अच्छा, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक ही ऑर्बिटल है तो कुछ सोचना ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? 1s। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उसके अंदर? अगर 1s है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल? अगर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिनिश। अब सुनो ध्यान से, असली जो चीज लर्निंग वाली है वो यहाँ पे है। अगर n तुम 2 पुट करो, अगर n का वैल्यू 2 पुट करो तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? l l l, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। l ये ऊपर लिखा है देखो। अगर n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो l क्या क्या पॉसिबल है? ठीक है, l क्या क्या पॉसिबल है? एक l तो 0 पॉसिबल है और एक l 1 पॉसिबल है। अगर n 2 है और l 0 है, अगर तुम्हारे पास n 2 है और l 0 है तो कौन सा सबशेल होगा? s तो होगा, बट s में भी कौन सा? 2s। यस। अच्छा, अगर 2s है, अगर s है, s के लिए m का वैल्यू कितना होगा? 0। अगर l 0 है तो m का वैल्यू यहां से लिखूंगा। कितने ऑर्बिटल हैं? एक ही ऑर्बिटल है, 2l प्लस 1 से एक ही ऑर्बिटल आएगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका? रिप्रेजेंटेशन 2s। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। अच्छा, अब सुनो, अगर n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 है तो सबशेल क्या होगा? ध्यान से सुनो, n 2 है और l 1 है। l 1 किसका होता है? l 1 होता है p का, और n 2 है। क्या सबको ये समझ में आता है कि इसको मैं 2p बोलूंगा? यस नो? अच्छा, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। p का l का वैल्यू कितना है? 1। l का वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वाले एक्सप्रेशन, यू विल गेट 3। अच्छा, m का वैल्यू, अगर l 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा? -1, 0 एंड +1। अच्छा, तो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन 2px, 2py एंड 2p। 3 ऑर्बिटल्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है? 6। एक लास्ट देखते हैं ढंग से, ठीक है? तुमको आई होप चीजें अब क्लियर हो जाएगी, अब फास्ट आंसर भी देना स्टार्ट हो जाओगे आई होप। अगर n3 है, अगर n3 है तो बताओ l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? चलो गुड। अगर n3 है तो l का वैल्यू क्या पॉसिबल है? एक l 0 पॉसिबल है, एक l 1 पॉसिबल है, एक l
इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर n3 है l0 है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? 3s। अच्छा, अब s की बात करते हैं। s के लिए l0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? 0। s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1। उसका रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल का कैसा होगा? 3s। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3s में? फिर से देखते हैं। अगर n3 है l1 है, अगर n3 है l1 है, तो क्या बोलेंगे उसको? 3p। गुड। अब 3p के लिए m का वैल्यू क्या क्या होगा? 3p के लिए m का वैल्यू क्या क्या होगा बच्चे? p है, p के लिए l का वैल्यू क्या क्या होगा? -l, 0 एंड +l। सो कितने ऑर्बिटल्स हैं उसके पास? 3। अगर 3 ऑर्बिटल से रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? 3px, 3py, 3pz। यस। अच्छा, 3 ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। अब बात करते हैं, अगर n3 है l2 है, अगर n3 है और l2 है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? 3d। m का वैल्यू क्या क्या होगा? -l, -l2 +l। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? ये मैं कर देता हूँ क्योंकि अभी तक तुमको नहीं पता है। 3dxy, 3dyz, 3dzx। मैंने मीनिंग नहीं समझाया इसका अभी तक। 3dx स्क्वायर -y स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। अच्छा, तो ऑर्बिट नंबर 1 में अगर शेल नंबर जब 1 था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अगर शेल नंबर कभी भी 1 था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? देखो, ये अपन ने यहीं से स्टार्टिंग किया था। सेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेल नंबर 1 था, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। सेल नंबर 2 में 8 और 3 में 18। सेल नंबर 2 में 8 और सेल नंबर 3 में 18। सेल नंबर 3 में सब शेल कितने थे? देखो, सेल नंबर 3 में सब शेल कितने हैं? sp_d। सेल नंबर 3 में सब शेल कितने हैं? sp_d। सेल नंबर 3 में ऑर्बिटल्स कितने हैं? देखो, 3s, 3px, 3py, 3pz और d के 5। देखो फिर से, 9 थे, 1 s का, 3 p के और 5 p। अब तुमको समझ में आ रहा है कि थर्ड टेबल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट? इजी है। यस, क्योंकि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन था, ये सारा का सारा इस पे ही डिपेंड करता है। आई एम इरेजिंग द स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होता है। आज का क्लास यहीं पर फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब कुछ उस श्रोडिंगर की इक्वेशन से ही आ रहा है यार। चलो।
अभी किसी को डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स. पूछ लो यार, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है काफी. So quantum numbers are constants, but there are like multiple constants at once. Like मतलब सारे. yeah. बोल. Like for example, if I say n is the constant, then n will be 1, 2, 3, all of them. Like it won't just be one number. If I say n is नो, equal, नहीं, अगर तूने n सपोज लेट्स से 1 बोला है, तो n अगर 1 बोलेगा तो l क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या होगी. मतलब ये को रिलेटेड है. ऑल द नंबर्स आर को रिलेटेड. l जो है स्मॉल n पे डिपेंड कर रहा है, m जो है स्मॉल l पे भी डिपेंड कर रहा है, स्मॉल n पे भी डिपेंड कर रहा है. so for example, if n is equal to 2 and l is equal to 0 or 0 to 1, it doesn't mean that l is equal to 0 and 1. It's like l can be 0 or 1. हाँ, l कैन बी 0 and 1. यस. Okay. बाय. और कुछ डाउट है किसी का?